बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो अप्रोच क्या है, इसमें स्टेटमेंट में ही उसने आपको क्या करना है वो दे दिया है। ये कहता है कि सबसे पहले हमने एक फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का 2.3 ग्राम एंड 4.5 ग्राम रिस्पेक्टिवली। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मोशन डिजिटल प्लेटफॉर्म। बच्चों आज हम इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज पार्ट ऑफ आवर योद्धा रिवीजन सीरीज। इस योद्धा रिवीजन सीरीज में हम क्या करेंगे, हम पिछले साल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, PYQs जिन्हें हम कहते हैं, और उन क्वेश्चंस की अप्रोच क्या रहेगी, उन क्वेश्चंस को करने का ढंग क्या रहेगा और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम उन क्वेश्चंस से फिगर आउट कर सकते हैं जो कि हमारे इस साल नीट 2024 में हमको बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी है, क्योंकि हमें क्या होता है, हम जो पूरे साल रिवीजन करते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, लास्ट मोमेंट पे हमें कुछ लगता है कि कुछ ऐसा लास्ट के PYQs को करने का तरीका मिल जाए या कुछ ऐसी अप्रोच मिल जाए क्वेश्चन को करने की जिससे हमारी साल भर की प्रिपरेशन को हम वाइंड ऑफ करके लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हुए उसका कंक्लूड कर सके कि हमको एग्जाम में अपीयर कैसे होना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं और हम शुरुआत करेंगे 3 चैप्टर्स की। यहाँ पे 3 चैप्टर्स होने वाले हैं। सबसे पहला होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी रिडॉक्स रिएक्शन एंड लास्ट इट इज गोइंग टू बी लिक्विड सॉल्यूशन। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। देखें, इसमें नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर हमसे पूछता है कि इनमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर हमको मिलेंगे, किसके, वाटर के। देखें, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। अब यहां पे देखो जो हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं वो अलग अलग यूनिट में दिए हुए हैं और पूछा किसके बारे में है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रोस नंबर। ठीक, सिंस हम वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके रहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के। तो हमको करना क्या है, वाटर के मोल्स निकाल लेने हैं। जो सबसे पहला केस है उसमें हमको दे रखा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तो ये आपका हो गया 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो दिस कंडीशन STP, इस कंडीशन में हमारे पास मोल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ऑप्शन देखें, मोल्स क्या होंगे, गिवन वॉल्यूम 0.00224 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक, ये हमारे पास मोल आने वाले हैं 1 × 10⁻⁻⁴। अब आप देखो, ये तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। तो हमारे पहले ऑप्शन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 × 10⁻⁻⁴। दूसरा है हमारे पास 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। 0.18 ग्राम यानी कि ये यूनिट ऑफ मास हो गया, तो 0.18 by 18 इट इज गोइंग टू बी 1 × 10⁻⁻² मोल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 10⁻⁻²। तो सिंस 1 और 2 में से कौन ज्यादा है, 2। चेक करते हैं थर्ड, 18 ml ऑफ वाटर। आप सभी जानते हो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, यानी कि जितना ग्राम ऑफ वाटर रहेगा उतना ही ml में वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन में हमको वेट दे रखा है कितना, 18 ग्राम्स। अब यहां से वेट हमको 18 ग्राम दे रखा है, सिंस वॉल्यूम 18 ml है तो वाटर का मास 18 ग्राम हो जाएगा। यहां से मोल कितने आएंगे, 18 ग्राम, मोलर मास 18, इट इज गोइंग टू बी 1 मोल। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, 1 मोल। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन डायरेक्टली किसमें दे रखा है मुझे, मोल में। अब क्योंकि 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻2 और 1 मोल, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, थर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो अप्रोच क्या है, इसमें स्टेटमेंट में ही उसने आपको क्या करना है वो दे दिया है। ये कहता है कि सबसे पहले हमने एक फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड का 2.3 ग्राम एंड 4.5 ग्राम रिस्पेक्टिवली सॉल्यूशन लिया है, उसे ट्रीट किया है हमने कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। इसने कहा है कि इस दौरान जो भी गैसेस इवॉल्व होंगी उस गैसेस को फिर हमने किससे पास किया, KOH पैलेट से। KOH क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तो KOH उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहां पे जो भी KOH निकलेगी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसे KOH क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमको क्या जवाब देना है कि जो भी बचेगा, जो बचा उसका हमको वेट निकालना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मिक एसिड HCOOH,
जब आप इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 से पास करोगे, देन व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द वाटर। ये क्या करेगा, वाटर को हटा देगा, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेगा। तो H2O को हटा देगा, क्या बचेगा हमारे पास, CO। और अगर H2O कोई है भी तो उस H2O को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर हमने क्या लिया है, ऑक्सैलिक एसिड। अब पहले इसकी गणना करते हैं। ये है हमारे पास 2.3 ग्राम्स। अब ये 2.3 ग्राम्स है, तो 2.3 ग्राम के हिसाब से इसके मोल कितने होंगे, कार्बन 1 मोल, ऑक्सीजन 2 मोल, 16 into 32, 32 plus 12 कितना हुआ, 44, 44 plus 2 46। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/20 मोल, यानी कि आपके पास कितना फॉर्मिक एसिड है, 1/20 मोल। अब 1 मोल से आपका 1 मोल CO और 1 मोल वाटर बनता है, क्योंकि वाटर तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इतना ही आपका 1/20 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बना, अब ये KOH से पहले से पास हो रहा है, KOH पैलेट से जैसे ही पास होगा, CO2 दिखा, CO2 क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। क्या यहां पे कोई CO2 का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, नो। तो यहां पे CO गैस एज इट इज हमारे पास रहेगी। वाटर को कौन खा जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहां पे हमको क्या करना है, ये तो हो गया पहला एनालिसिस, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन में हमको क्या करना है, आपको ऑक्सैलिक एसिड लेना है। तो ऑक्सैलिक एसिड आपका क्या हुआ, H2C2O4। वंस अगेन इसे किससे पास किया, कंसंट्रेटेड H2SO4। और यहां से आपका क्या बना, H2O तो बाहर निकल गया, आपके कंसंट्रेटेड H2SO4 ने उसे ले लिया, ठीक है। फिर यहां पे क्या बना, CO, फिर ये बना CO2। चेक करना इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल कार्बन, तो इक्वेशन बैलेंस है। अब H2C2O4 का वेट कितना लिया है हमने, 4.5 ग्राम। अब 4.5 ग्राम के हिसाब से इसके मोल कितने होंगे, 4.5 ग्राम, सो इसके मोल हो गए 4.5 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 24 88 90, तो ये आ गया आपके पास मोलर मास 90। तो वंस अगेन ये कितना हो गया, 1/20 मोल। आपके पास ऑक्सैलिक एसिड के कितने मोल्स प्रेजेंट है, 1/20। अब ये 1/20 मोल, क्योंकि इसका स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो 1:1:1 है, तो आपके पास 1/20 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड और 1/20 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये 1/20 मोल ये एब्जॉर्ब हो जाएगा किसके द्वारा, एब्जॉर्ब बाय KOH, और ये H2O कौन खा जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा, 1/20 मोल। तो एंड में बचा क्या आपके पास, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कितने मोल, 1/20 फ्रॉम प्रीवियस केस एंड 1/20 फ्रॉम ऑक्सैलिक एसिड, तो ये हो गया 1/10 मोल। क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से, वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दीज आर मोल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास इज 28, इट इज गोइंग टू बी 2.8 ग्राम। सो दिस इज योर आंसर। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2.8 ग्राम, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। चले, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान में रखना है, फैक्ट्स। यहां पे अदर देन स्टोइशियोमेट्री यहां 2 चीजें दे रखी हैं, एक तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और एक आपका KOH पहले। तो ये क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, लेकिन ये इंटरेस्टिंग हो जाता है इन 2 फैक्ट्स की वजह से। पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बहुत एवरेज क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन विच आर वेरी मच प्रोबेबल, आपने क्लास में, आपने कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहले कभी अपीयर हुए हो, या फिर आप जो भी शीट सॉल्व करते हो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कैच जरूर होता है। उस कैच को ही हमको पकड़ना है। वो यहां पर क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड KOH। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि हेबर प्रोसेस है क्या। आपका अमोनिया का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी को हम हेबर प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया बनाना है हमको, ठीक है, वी आर टेकिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बिकॉज हम फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल नहीं लेना चाहते, थोड़ा डिस्कंफर्ट भी लगता है ना। तो सबसे बढ़िया इंटीजर फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करे, सबसे बढ़िया, क्वेश्चन आराम से हो जाता है। सिंस ये तीनों क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल है।
अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। मोल में कभी भी आप कोई क्वेश्चन करो, इट शुड बी बैलेंस्ड। अब देखो ये 1:3:2 के रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल, एटम्स नहीं, ये मॉलिक्यूलर टाइप है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वॉल्यूम ऑफ गैस एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर के रेशियो को बताता है। तो यहां पे हमको क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और क्या दिया हुआ है, मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हम यहां से एक रिलेशन जानते हैं कि सर नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल्स हाइड्रोजन के मोल्स अपॉन कोफिशिएंट इक्वल्स अमोनिया के मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। ये रेशियो क्या रहता है, सेम। अब आपको क्या गिवन है, अमोनिया, आपको क्या चाहिए, N2, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो यहां से आपके हाइड्रोजन के मोल्स क्या आ जाएंगे, 3/2 टाइम्स मोल्स ऑफ NH3। और क्या हमें क्वेश्चन में अमोनिया के मोल्स गिवन है, यस, वेरी गुड। क्या गिवन है, 20 मोल्स। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 20 विच इज गोइंग टू बी 30 मोल। तो आपको कितना हाइड्रोजन लगेगा, 30 मोल हाइड्रोजन लग जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द ओनली थिंग, मैं वही चीज देखो, फैक्ट, यू शुड नो व्हाट अ हेबर प्रोसेस इज। और ये सब चीजें कहां से आती हैं, एनसीईआरटी पढ़ने से। जरूर फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच रखता है, लेकिन उसमें जो बातें हैं जैसे हेबर प्रोसेस, कंसंट्रेटेड H2SO4 KOH पैलेट, ये सब बातें हम जब पढ़ते हैं बहुत ज्यादा अच्छे से, सब्जेक्ट को सीरियसली लेके पढ़ते हैं, तभी हमको याद रहती हैं, है ना। मोर ओवर क्वेश्चन का जो लेवल है न्यूमेरिकल, दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। सो बस प्रैक्टिस की बात है, यही प्रैक्टिस का हम करते चलें। एज मेनी क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, यू बिकम बेटर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। चलें बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड possess 8% सल्फर बाय मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास इज। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं हम। पहला तरीका देखते हैं, ये कहता है कि 8% सल्फर बाय मास है, तो इसका एक फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ द सब्सटेंस, जो एटम हमने लिया है, जो एलिमेंट लिया है, उसका परसेंटेज इज गोइंग टू बी एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो ये करना है आपको, फॉर्मूला लगाना है। परसेंट कितना दे रखा है, 8%। सो 8 एटॉमिक मास किसका पूछा है, सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास इज 32। जब ये लीस्ट मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हमको ये समझना है कि ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसमें सल्फर का एक एटम है और वो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट है। सो इफ सल्फर इज प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल, उसका मिनिमम पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है एटम का, सिंस एटम इज इनडिविजिबल, तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम क्या एग्जिस्ट कर सकता है, 1। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एटॉमिसिटी को 1 प्लेस करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की जगह हम वेरिएबल MW रख देंगे इनटू 100। सो यहां से आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल कर आ जाएगा 32/8, 84,400। तो ये हो जाएगा 400 ग्राम्स पर मोल। दिस इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर या मोलर वेट ऑफ आपका अननोन कंपाउंड जिसमें 8% सल्फर है। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड, आंसर होगा सेकंड। दूसरा मेथड देखो क्या है, मान लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या है, सपोज ये हमने एक सर्कल बनाया है, सपोज ये वो मॉलिक्यूल है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब इस मॉलिक्यूल में 8% सल्फर बाय मास है, 8% W/W हमारे पास सल्फर है, जिसमें सल्फर का जो फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूल का, उसमें एक ही सल्फर का एटम है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 8% ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, या एक मोल मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो हम क्या बोल देंगे, 8% मास जो है उस मॉलिक्यूल का, वो किसका मास है, सल्फर का। और कितने सल्फर एटम्स हैं उसके अंदर, 1। सो इस MW का 8% मास जो होगा वो सल्फर का मास होगा, और क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है, तो एक सल्फर कितना भारी होता है, 32 AMU, या एक मोल सल्फर कितना भारी होता है, 32 ग्राम्स। तो ये मोलर वेट ग्राम पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से MW का वैल्यू आ जाएगा 400 ग्राम्स पर मोल। तो दोनों कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो, या तो फॉर्मूले से या लॉजिक से। ठीक है, चलें बढ़े आगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स।
इस तरह के क्वेश्चन सबसे बढ़िया होते हैं, इजी, सेकंड्स में हो जाते हैं, डज नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम। बट हम यहाँ क्या करते हैं, हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, हम दिमाग नहीं लगाते। ये कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा किस में होंगे, तो अच्छी बात है एटम्स कैलकुलेट करने। यहां पे हम करने क्या लगते हैं, अच्छा सर आपने मास दे रखा है, ओके मास दे रखा है तो सर यहां से मोल निकालना पड़ेगा, फिर सर मोल निकाल लिया, मोल के बाद नंबर निकालना पड़ेगा, और जिस टाइप का पार्टिकल है उसको एटम में करने के लिए उसकी एटॉमिसिटी से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्या आप 3-4 स्टेप करते हो, फिर पहले ऑप्शन में करते हो, सॉल्व करते हो, फिर ऑप्शन आता है, फिर आप सेकंड में करते हो, फिर आप थर्ड में करते हो, ऐसे करके आपके 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन है कि ये सेकंड्स में होता है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी एंटिटी के जितने ज्यादा मोल होंगे उसके उसी टाइप के पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मैक्सिमम होंगे। ठीक है, जैसे कोई ए और बी है, दोनों एटम्स हैं, तो ए के 1/10 मोल है, बी के 1/20 मोल है। ठीक है, तो ए के नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, इररिस्पेक्टिव उसका साइज क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वगैरह वगैरह, इसमें नहीं जाना। नंबर की जहां बात होती है, मोल नंबर का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि उसका जो वेरिएबल है, फैक्टर है Na, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, उस केस में जब अपन ने C12 को रेफरेंस लिया है। देखें यहां पर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। पहले टाइप का पार्टिकल एटॉमिक है, मैग्नीशियम एटम, 1 ग्राम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट भी भले मान उसने दे रखा है 1/24। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, 1 ग्राम ऑफ O2। अब O2 जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 32। तो ये आ गया मेरे पास O2 के पार्टिकल्स। अब उसके एटम्स अगर आपको चाहिए तो बेसिकली कितने एटम्स हैं, 2, तो हमने एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1/16 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गए। थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास वो क्या है, लिथियम। इट इज गोइंग टू बी 1 लिथियम का एटॉमिक मास गिवन है 7। और फोर्थ क्या है मेरे पास, सिल्वर, और सिल्वर के कितने हो जाएंगे 1 ग्राम अपॉन 108। तो बताओ कौन सा नंबर, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा नंबर वो सबसे बड़ा। ठीक, ध्यान रखना यहां मास नहीं पूछा है, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है। मास नंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, मोल होता है। तो इसलिए सबके क्या निकाल लिए हमने, एटम्स के मोल। जिसके जितने ज्यादा मोल उसके उतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स। सो योर करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी लिथियम। मान लो इसी में पूछता लीस्ट, सबसे कम किसके होते, सिल्वर के हो जाते हैं। आप देखते हो मोल्स क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट। तो ऐसे सोचो कि किसी का वेट फिक्स कर दिया जाए तो मोल्स जो है उसके मोलर वेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एक पार्टिकल किसी का भारी है और एक पार्टिकल किसी का हल्का है, तो सेम मास में हल्के पार्टिकल का नंबर ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो मोलर वेट जिसका ज्यादा उसके नंबर ऑफ मोल्स कम। चले देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, an organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is। यहां पे हमको दो चीजें दे रखी है, एक दे रखा है कार्बन, एक दे रखा है हाइड्रोजन। इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा ये मान के चलो कि जो भी परसेंटेज बाय वेट दे रखा है उतना ही हमको सैंपल कंसिडर करना है। जैसे 78% है ये, तो हम मानेंगे कि हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है। क्या है, 100 ग्राम सैंपल, जिसमें आपका 78 ग्राम क्या है, कार्बन, और रिमेनिंग क्या है, हाइड्रोजन, विच इज 22 ग्राम हाइड्रोजन। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको 78 ग्राम ले लेंगे और ये हाइड्रोजन 22। ठीक है, अब ये क्या है, मास है। इंपेरिकल फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, 78/12, ये तो हो गए मोल, इंटू Na इज टू 22 बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इज 1 इंटू Na। देखो वही रेशियो जो नंबर का होगा वही रेशियो मोल का होगा। जब आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1:2, जैसे 78/12 6 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 22, तो ये 1.3.3 के अप्रोक्स आना चाहिए। सो अपन इसको राउंड ऑफ करके क्या ले लेंगे, 1:3। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो कितना बनेगा, CH3। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, CH3। योर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी 4th। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज
50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the given equation. Calculate up to second place of decimal. कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी second place of decimal तक करते हैं. भले मान उसने क्या किया अपने को उसने इक्वेशन भी बैलेंस करके दे दी. बहुत बढ़िया. यही आपको परेशान नहीं करना चाहता एग्जामिनर, आपको बैलेंस करके दे दी उसने, आपको ये भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट है. देखो, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट प्योर कितना है, 95% आएंगे अभी इस पे. दूसरा यहां पे मोलैरिटी और वॉल्यूम, यानी कि सॉल्यूशन फेज रिएक्शन दी है. तो HCl तो आपका एक्वस सॉल्यूशन फेज में है और कैल्शियम कार्बोनेट किस में है, सॉलिड में. तो क्या हम दोनों की सॉल्यूशन को इंटर रिलेट कर सकते हैं? नहीं, जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो प्योर स्टेट में है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन फेज में है. हाँ, मैं उस सॉल्यूशन की गिवन वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम से मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं. आई कैन रिलेट मोल विद मोल whether one is pure and another one is solution. तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये रिएक्शन जो है ना, CaCO3 प्लस twice of HCl giving CaCl2 plus CaCl2 CO CaCl2 CO2 plus 2H2O. आई डोंट थिंक सो यहाँ पे 2H2O आएगा, बट वो मैटर भी नहीं करता, ठीक है. हमको यहां पर 2H हो गए, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कार्बन, बैलेंस है. 2H2 की जरूरत यहां पे नहीं है. देखें यहां पे क्या है, हमको सबसे पहले तो इसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है. तो हम क्या बोलेंगे, इसके M into V, इसके मोल्स होंगे, यस और नो. इसके M into V कितने हैं, मोलैरिटी इज 0.5 मोलर इंटू 50 ml. तो ये हो गया मेरे पास 25 मिली मोल. क्या हो गया मेरे पास, 25 मिली मोल. मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट और HCl का मोलर रेशियो कितना है, 1:2. इसका मतलब जब इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा होगा तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा. तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, जो HCl के हैं उससे आधे, राइट. तो यहां से कितने हो जाएंगे, 1/2 ऑफ इसके कितने रिएक्ट कर रहे हैं, HCl के 25 मिली मोल. सो ये कितना हो गया मेरे पास, 25/2 मिली स्टैंड्स फॉर 10⁻³ मोल. ठीक है, ये तो मेरे पास क्या आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल जो रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मास पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम मास निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 25/2 इंटू 10⁻³ इंटू कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास इज 100 ग्राम पर मोल. तो पर मोल से मोल गया, क्या आ जाएगा डायरेक्ट ग्राम. ये हो गया 12.5 है ना, या 1.25 इंटू 10⁻². सो आंसर 1.25 ग्राम होना चाहिए था अगर मेरा सैंपल जो होता वो 100% प्योर होता. अब इस 95% का मतलब क्या है, देखो 1.25 ऑप्शन में दे रखा है, तो ये गलती हम करेंगे कि हम 1.25 को एक्साइटेड होके टिक कर दें. नहीं, यहां पे करना क्या है कि अगर 1.25 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो वो उस सैंपल का रिएक्ट कर रहा है जो कि 95% प्योर है. यानी कि अगर ये सपोज करें हम कैल्शियम कार्बोनेट का एक यूनिट है, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का यूनिट जो है वो बाय मास 95% प्योर है, मतलब 5% उसके अंदर गंदगी है. तो 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट आप लेके आ रहे हो मार्केट से, तो उसमें से सिर्फ 95 ग्राम यूज हो पा रहा है. तो यहां पे करना क्या है, हमको जो सैंपल आपने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो 95% जो रहता है वो 95% 1.25 ग्राम होना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 95% ऑफ द सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वो रिएक्शन में यूज हो रहा है. और रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है, 1.25 ग्राम. सो आपका सैंपल कितना लेना पड़ रहा है आपको, 125/95 ग्राम, which is going to be your another option which is 1.32 ग्राम. तो आंसर क्या आएगा आपका, 1.32 ग्राम्स. 1.32 ग्राम्स क्यों हुआ, 1.25 ग्राम क्यों नहीं हुआ. बहुत से बच्चे ये भी गलती करते हैं कि सर 1.25 आ रहा है, उसको
95% ले लो। ये गलती कभी मत करना, बहुत पाप मिलता है इसमें। ये गलती नहीं करना है। आप जो सैंपल ले रहे हो उसको थोड़ी पता है कि मैं प्योर हूं। ये तो एनालिसिस करके पता लगा 95% प्योरिटी है उसकी। जो प्योरिटी निकली है उसकी, वो सैंपल आपका जो लोगे आप, जो भी सैंपल लोगे आप मार्केट से, जो सैंपल लेकर आ रहे हो, वो सैंपल इम्प्योर है क्योंकि उसके अंदर 5% कचरा है। तो 5% कचरा हटा के जो बचेगा वो आपका सैंपल रिएक्ट करने लायक होगा। तो रिएक्ट करने लायक कितना हो रहा है? 1.25 ग्राम। सो दिस मास शुड बी 95% प्योर ऑफ अ सैंपल। लेट्स कॉल दैट सैंपल एज सैंपल। सो 95% ऑफ दैट सैंपल इज 1.25 ग्राम। सो सैंपल शुड बी हाउ मच ऑफ मास? 1.32 ग्राम। चले बढ़े आगे। देखो, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट देयर इज सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट। तो आपने को क्या दे रखा है? मोलल। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूला वाइज बोले तो सॉल्यूट के मोल किसमें? किलोग्राम के वेट में। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या बोलिए? 1 मोलल, यानी m इज 1, मोल्स इज 0.5 and weight of solvent in kg is W. So यहां से W कितना आएगा? 0.5 kg solvent। ठीक है, तो वेट कितना हो जाएगा? 500 ग्राम सॉल्वेंट। क्लियर? तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा? 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत सी बार में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर 500 ml ले लें क्या? वाटर नहीं है वो, उसने बोला नहीं है कि वो वाटर दे रहा है। तो अगर मान लो डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml मान के चलें और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन भी मान के चलें, तो वी विल कंसीडर इट एज अ सेम वॉल्यूम सेम मास केस। बट यहाँ पे सॉल्वेंट गिवन नहीं है, सो व्हाट वी आर टेकिंग इज 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दूसरी बात, अगर मान लो ये भी सही होता और ये भी सही होता, ये आपको मालूम है सही है और ये भी हम मान के चलें कि सही है, तो ऐसा कोई ऑप्शन होता जिसमें 2 ऑप्शन करेक्ट वाला ऑप्शन होगा, राइट? तो करेक्ट आंसर इज 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। Weight of 2 moles of the organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate। सोडियम इथेनोएट क्या होता है आपका? CH3COO Na। इसे आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। Which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide। ठीक है, in the presence of calcium oxide। बेसिकली यहां पे ये डीकार्बोक्सिलेशन आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा? CH3 और इसका एक H जुड़ के क्या बन जाएगा? CH4। साथ ही साथ क्या बनाएगा? एक Na एक Na, Na2CO3। साथ में क्या बनेगा? Na2CO3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रिएक्शन Na2CO3 और CH4 मिलाकर ये आपका प्रोडक्ट बना। अब देखो ये क्या बोलता है? वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड। अब देखो इसके 1 मोल से रिएक्शन बैलेंस दिख रही है आपको, राइट? इसका जब 1 मोल लिया गया, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना बना? 1 मोल। ये कहता है वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये 2 मोल आपका बना अगर, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहली बात तो नाम क्या है? मीथेन। और इसका वेट क्या बनेगा? वेट ऑफ CH4 इज 2 मोल्स, तो 2 into 16, योर आंसर इज गोइंग टू बी 32 ग्राम। हम इसमें 16 ग्राम टिक कर सकते थे रिएक्शन को देख के, बट वही कुछ ऐसा, कुछ स्टेटमेंट, कुछ ऐसी स्पेशल बात बोल जाएगा वो जो आपको कैच करनी है क्वेश्चन में। तो 2 मोल हमारे को क्या चाहिए यहां पर? ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन। कितना बन रहा है? 2 मोल। 1 मोल कितना भारी? 16। 2 मोल कितना भारी? 32 ग्राम। सो राइट आंसर इज 32 ग्राम्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। रिएक्शन भी दे रखी है भले मानुस ने। CaCO3 सॉलिड गिविंग CaO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन है, इसको 1200 केल्विन पे हीट कर रहे हैं। कितना ले रहे हो? 20 ग्राम। 20 ग्राम 20 ग्राम में मोल कितना ले रहे हो आप? 1/5 मोल।
इतना मोल आपने रिएक्शन के लिए लिया है। तो जाहिर सी बात है, आप क्या कह रहे हो, CO2 कितना बनेगा 1/5 मोल। लेकिन फिर वहां पे कैच है, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम। अब आपने लिया कितना है 20 ग्राम, ये कह रहा है मैं 20 ग्राम ले रहा हूं, और जो 20 ग्राम ले रहा हूं वो खुद कितना प्योर है 20%। यानी कि ये नहीं कह रहा कि मैं लूं कितना, ये कह रहा है मैं 20 ग्राम ले रहा हूं और वो खुद कितना है 20% प्योर है। तो 20 ग्राम का 20% प्योर सैंपल रिएक्ट करेगा, यानी 80% प्योर नहीं है, 80% रिएक्ट करने लायक नहीं है। तो 1/5 का 20% कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी, यहां पर CO2 में CO2 के मोल्स आर गोइंग टू बी 1/5 इंटू 20%, यानी 20/100। ये हो गया आपका 4 × 10⁻⁻² मोल। इतने मोल आपके CO2 के बनेंगे। क्या पूछा है उसने आपसे, है ना, मास पूछा है। तो बताओ वेट ऑफ CO2 कितना बनेगा, 0.04 इंटू 44, ठीक है। तो ये कितना हुआ 4 4 16, 176 इंटू 10⁻⁻² विच इज 1.76 ग्राम। योर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, ये था बेटा अपना मोल का डिस्कशन। फिर हम इसके बाद क्या शुरू करने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का डिस्कशन। ठीक है बेटा, मिलते हैं रेडॉक्स की स्लाइड में। चलिए बच्चों, वेलकम बैक टू द योद्धा सीरीज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको स्टोइशियोमेट्री 2 भी बोलते हैं। चलें देखें, इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4- प्लस C2O4-2 प्लस H प्लस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। तो मैंगनीज +7 से +2 में रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सिलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन फॉर द बैलेंस रिएक्शन आर। देखें, इसमें आपका 90% काम इस फैक्ट से हो जाएगा कि MnO4- और C2O4-2 ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, Mn2 पॉजिटिव और CO2 में। अब आप देखो यहां पर मैंगनीज के ऑक्सीडेशन नंबर में फर्क कितना है। देखो, मैंगनीज यहां पे +7 में है और मैंगनीज यहां पे +2 में है। तो यहां पे मैंगनीज का N फैक्टर कितना हुआ 5, कितना हुआ 5। कार्बन +3 में है और कार्बन यहां पे +4 में है। तो इसका N फैक्टर कितना हुआ 1, क्योंकि इसके 1 मोल में 2 कार्बन है, तो इसलिए इसका N फैक्टर कितना हो गया 2। जो भी N फैक्टर का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल मोल का रेशियो होगा ऑलवेज। तो यहां पे अगर आपका मैंगनीज के लिए चेंज 5 का है पर मोल और ऑक्सिलेट के लिए पर मोल का चेंज 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका 1 मोल इसके यूनिवैलेंट 5 मोल को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, और इसके N फैक्टर 2 का मतलब क्या हुआ कि इसका 1 मोल सामने वाले के यूनिवैलेंट 2 मोल्स को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ नहीं करना, जो N फैक्टर का रेशियो है उसको उल्टा कर दो। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, रिएक्शन क्या निकल कर आएगी, 2MnO4- प्लस 5C2O4-2 गिविंग 2Mn2 पॉजिटिव, प्लस यहां 2 कार्बन है, यहां 1 कार्बन है, तो एनीवे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि पूरी रिएक्शन ही 5 से मल्टीप्लाई हो रही, तो 5 2 10 कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया रेडॉक्स के ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज की बैलेंसिंग। अब यहां पे ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 2 × 4 8, 5 4 20, 28 ऑक्सीजन, 10 2 20, तो 8 ऑक्सीजन की कमी, यानी 8 वाटर हमने यहां पे जोड़ दिए। इधर कोई हाइड्रोजन नहीं, इधर 16 हाइड्रोजन, तो हमने यहां पर 16H+ जोड़ दिया। ये आपके पास रिएक्शन आ गई। जब आप यहां से N फैक्टर को रेसिप्रोकेट करके इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते, आपके ज्यादातर कोफिशिएंट तो वहीं से आ जाते हैं, बट अपन ने ओवरऑल भी कर लिया। देखो यहां पर MnO4- का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहां पे MnO4- का पूछा है आपसे। ठीक है, MnO4- का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए 2, मतलब 3rd और 4th तो गलत हो गए, है ना। फिर क्या पूछा है ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट के कितने हैं 5, तो 5 वाला ऑप्शन कौन सा है 2 5, H+ कितना है 16, H+ 16 है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 5 16, विच इज सेकंड ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, जिनमें एक ही स्पीशी के एक ही एटम
पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइड बाय साइड हो। जैसे यहां पे कॉपर है, कॉपर +1 में है, ठीक है, कॉपर किस में है, +1 में, कॉपर एग्जिबिट्स +1 हेयर, कॉपर इज अंडरगोइंग +2, कॉपर इज अंडरगोइंग 0। तो कॉपर +1 +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर +1 0 में रिड्यूस हो रहा है। एक ही स्पीशी के एक ही एटम पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा। दूसरा, KMnO4 में मैंगनीज के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और +7 KMnO4 में मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या कोई अपने हाईएस्ट से ऊपर जा सकता है? नहीं। तो ये जरूर रिड्यूस हो सकता है लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सो इट कैन रिड्यूस इटसेल्फ एंड एक्ट लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। तो +7 से ये देखो +6 में जा रहा है, ठीक, और ये +4 में जा रहा है, तो ये दोनों ही क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो दिस इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक। अगेन MnO4 -2, मैंगनीज यहां पे +6 में, ठीक, मैंगनीज यहां पे +7 में और मैंगनीज यहां पे +4 में। तो +6 से +7 ऑक्सीडेशन हुआ, +6 से +4 रिडक्शन हुआ, यानी कि एक ही स्पीशी का एक ही एटम डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, ठीक है। और चौथा, अगेन मैंगनीज +7 में, तो ये तो होगा नहीं। तो अपना फर्स्ट और थर्ड यानी ए और सी ऑप्शन क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहे हैं। सो राइट आंसर वुड बी 3। चलें, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन? रिएक्शन क्या है, CH4 प्लस, ये Ci2 नहीं है, Cl2 है, 4Cl2 गिविंग CCl4 गैस प्लस 4HCl गैस। ये गैस नहीं, ये लिक्विड होगा, ठीक है। इसे फिजिकल स्टेट इसका ठीक कर दो, ठीक है। खैर, ये कहता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे हाइड्रोजन किस में है, +1 में, तो कार्बन होगा -4 में, ठीक है। हम हाइड्रोजन को +1 रखेंगे, कार्बन को x मान लेंगे, तो x + 4 × +1 = 0, x आ जाएगा -4। यहां पे क्लोरीन को -1 रखो, कार्बन को x रखो, तो कार्बन पे आ जाएगा +4। तो कार्बन कहां से कहां चेंज हुआ, +4 से -4, सॉरी -4 से +4। तो करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि जो मोर एक्टिव मेटल है वो अपने से लेसर एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। कुल मिला के मेटल जो है अपनी मेटालिक फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये देखना है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन दिख रही है जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। यहाँ पे लेड नाइट्रेट का डिसोसिएशन हो रहा है, KClO3 का डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पे फोर्थ रिएक्शन में आयरन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को, मेटल नहीं है। यहां देखो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस करके खुद उसका ऑक्साइड बना रहा है। तो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, हेंस द नेम मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी थर्ड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 विच इज योर MnO4-, क्योंकि अल्कली मेटल तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदलेंगे नहीं, MnO4- ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इनटू आयोडेट। ये आयोडाइड आयन को किस में कन्वर्ट करता है, आयोडेट में, विच इज IO3-। साथ में MnO4-, MnO4- बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जब वो फेंटली अल्कलाइन मीडियम में जाता है तो वो मैंगनीज को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है, यानी कि वो MnO2 बनाता है। अगर एसिडिक मीडियम होता तो ये H+ में जाता, अगर स्ट्रॉन्गली कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मीडियम होता तो MnO4-, MnO4-2 यानी Mn+6 में जाता। तो यहाँ पे इसका n फैक्टर पता होना चाहिए अपने को, नहीं पता है तो प्रोडक्ट पता हो, हम n फैक्टर निकाल सकते हैं। मैंगनीज MnO4- में +7 में और MnO2 में +4 में। तो मैंगनीज कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किया अपना, 7 से 4 3, तो इसका n फैक्टर हो गया 3। I- का भी वैसे निकालना चाहो तो -1 से +5, तो I- का n फैक्टर हो जाएगा 6, यानी कि इनके n फैक्टर का रेशियो क्या है, 3:6, यानी कि इसके लग जाएंगे 2 मोल
और इसके लग जाएंगे 1 मोल। फिर अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे, बट मीडियम क्या लिया जाएगा, बेसिक। तो आंसर क्या आएगा अपना +7 से +4, फोर्थ ऑप्शन। चलें, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन Cr2O7 - 2 SO3 - 2 गिविंग Cr+3 एंड SO4 - 2, हमको कोफिशिएंट ABCD फाइंड आउट करने हैं। अब ये तसल्ली से करने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कभी भी जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले तो क्या करें, इनको सेपरेटली बैलेंस करते हैं, है ना। सबसे पहले हम Cr2O7 - 2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr+3। जब कभी आपको क्वेश्चन लेंदी लगे, टफ लगे बैलेंसिंग वाला, तो उसको तसल्ली से करो, लगने दो उसको टाइम, ठीक है। इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं, सबसे इजी रहेगा। 1 क्रोमियम 2 क्रोमियम, सबसे पहले हमने क्रोमियम बैलेंस करे, फिर हमारे पास क्या है 7 ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पे 7 वाटर जोड़ दिए, 7 2 14, तो यहाँ पे हमारे पास 14H+ और ऐड हो जाएंगे, तो 14H+ प्लस Cr2O7 - 2 गिविंग 2Cr+3 प्लस 7H2O। अब चार्ज देखो, +14 - 2 +12, 2 + 3 +6, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास आ गए। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास सब्सटेंस है SO3 - 2 से SO4 - 2, SO3 - 2 से SO4 - 2, 4 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 1 वाटर की कमी, तो 1H2O प्लस SO3 - 2 गिविंग SO4 - 2। ऑक्सीजन बैलेंस, 2 हाइड्रोजन, इधर 2H+, ठीक। तो इधर हो गया -2, राइट, इधर हो गया -2, -2 कैंसिल, इधर +2, तो इधर प्लस का 2 चार्ज ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब यहां और यहां 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो हम इनके इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करने के लिए इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो रिएक्शन फाइनली क्या निकल कर आएगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे किसी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट से, वो कांस्टेंट बेसिकली क्या होगा, जो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट कर सके। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहां पर, तो 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे तो एज इट इज रखेंगे, 14H+ प्लस Cr2O7 - 2, 2Cr+3 प्लस 7H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो ये रिएक्शन हो जाएगी 3H2O प्लस 3SO3 - 2 गिविंग 3SO4 - 2 प्लस 6H+, क्लियर, 6H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब कर दो दोनों को ऐड, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, 3H2O से 3 गए, बचे 4, 14H+, ये 6H+, ये आ गया मेरे पास 8H+, तो रिएक्शन क्या बनेगी 8H+ प्लस Cr2O7 - 2 प्लस 3SO3 - 2 गिविंग 2Cr+3 प्लस 3SO4 - 2 प्लस 4 वाटर। ये रिएक्शन बन के आ जाएगी। अब देखें कोफिशिएंट्स क्या क्या है, कोफिशिएंट देखने हैं हमको और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे A, Cr2O7 - 2 के साथ में जो नंबर है वो A है, और Cr2O7 - 2 के नंबर A है, और वो क्वेश्चन में कितना आ रहा है बैलेंस होके 1, तो A का वैल्यू हो गया 1। यहां से भी चेक करना चाहो कि Cr+3 2A है, यानी कि Cr+3 2 है, तो 2A = 2, A = 1, A हमारा क्या आ गया 1। B देखो क्या है हमारे पास, SO3 - 2 के आगे जो है वो B है, और SO4 - 2 के आगे जो है वो भी B है, तो B कितना होगा 3। तीसरा कोफिशिएंट क्या है C। अब देखो C कहां है, H+ का नंबर, H+ का नंबर कितना आ रहा है 8, तो C कितना हो गया 8। इक्वेशन में C/2 H2O है, यानी कि C/2 4 है, अगर C/2 4 है तो C कितना हो गया 4 × 2 8, तो A हो जाएगा 1, B हो जाएगा 3, C = 8। दिस इज योर आंसर, तो 1 3 8 इज योर आंसर।
क्लियर? ये था आपका बैलेंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन को। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, विच इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। अब आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर राउल्ट्स लॉ की कंडीशन देखी जाए तो कंडीशन 2-3 कंडीशन होती है, जिनमें से एक कंडीशन होती है कि जो वेपर प्रेशर होना चाहिए सम, वो कितना होना चाहिए? वो उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के इंडिविजुअल, जिन चीजों को मिक्स कर रहे हैं उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जब आप मिक्सिंग करते हो तो मिक्सिंग इस प्रकार की होती है कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, है ना, लाइक दे आर इन आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर, इन सिमिलर सॉर्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह, सब कुछ सेम होता है। तो उसके बीच जब मिक्सिंग होती है तो पार्टिकल की एनर्जेटिक्स में कोई फर्क नहीं आता है। सो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग होता है 0। ठीक है। लेकिन अगर आप मिक्सिंग की बात करो तो मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है? लेस देन 0। इसी तरह मिक्सिंग से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम बढ़ती है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। और आइडियल के केस में वॉल्यूम में क्योंकि चेंज नहीं आता है, इसलिए वॉल्यूम मिक्सिंग चेंज इक्वल्स 0। तो इसमें कंडीशन नंबर 1 तो फुलफिल हो रही है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ फुलफिल नहीं हो रही है। सो करेक्ट आंसर वुड बी फर्स्ट। चले, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिक्सचर दैट फॉर्म्स द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। व्हाट आर बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप आर, व्हाट आर एजियोट्रॉप? पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एजियोट्रॉप वो होते हैं जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं, जो सेम टेम्परेचर पे बॉइल होते हैं, जिनकी कंपोजिशन रेशियो आपके लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या होती है? सेम। अब उसमें 2 केसेस बनते हैं अपने राउल्ट्स लॉ के, जो फॉलो नहीं करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसमें एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, जिनका वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से ज्यादा आता है, और एक नेगेटिव डेविएशन, जिनका कैलकुलेटेड से कम आता है। ठीक है। जिनका वेपर प्रेशर कम आता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आता है, तो दे आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब उनके लिए क्या होना चाहिए? राउल्ट्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए, और राउल्ट्स लॉ का नेगेटिव डेविएशन फॉलो करता है वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। दिस इज फ्रॉम क्लासिक एनसीईआरटी एग्जाम्पल। तो वहां पे वाटर और नाइट्रिक एसिड जो है, these are example of negative deviation of Raoult's law. Whichever follows negative deviation of Raoult's law must have a maximum boiling azeotropic mixture. Clear? चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if molality of the dilute, ये dilute solution है, if molality of the dilute solution is doubled, the value of molar depression constant Kf will be। देखें, जो डेल्टा TF का इक्वेशन होता है वो होता है I want of factor into KF into मोलैलिटी। अब आप देखो, किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये चीज फिक्स है, गिवन इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसके फिक्स्ड अल्फा के लिए ये चीज हमने फिक्स कर दी। KF कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए फिक्स टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये कहता है कि अगर आप मोलैलिटी को क्या कर दो? इंटू 2 कर दो, तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट किस पर आएगा? डेल्टा TF पे। यानी कि KF क्या रहेगा? सेम। तो KF के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? अनचेंज्ड। सिंपल क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? एनी प्रॉपर्टी, एनी कंसंट्रेशन टर्म विच इंक्लूड्स वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम आता है, ध्यान रखना, अगर वॉल्यूम टर्म नहीं है तो दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से, कम करने से, ज्यादा करने से वॉल्यूम ऑफ सिस्टम में चेंज आता है, और अगर वॉल्यूम ऑफ सिस्टम में चेंज आ रहा है तो वो गिवन प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी जिसमें वॉल्यूम टर्म इंक्लूड है। जैसे कि मोलैरिटी, मोलैरिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो अगर आप टेम्परेचर बदलोगे तो इफेक्टिवली वॉल्यूम पे चेंज आएगा, वॉल्यूम पे चेंज आने की वजह से मोलैरिटी में चेंज आएगा। सो ऑल दोस टर्म्स विच इंक्लूड्स वॉल्यूम आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंड विच आर नॉट वॉल्यूम, विच वेयर वॉल्यूम इज नॉट प्रेजेंट, वहां पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन इंक्लूड्स मोल रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वेट परसेंटेज इंक्लूड मास, क्या बचा? मोलैरिटी। सो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। When 45 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 600 ग्राम ऑफ वाटर, हमको क्या गिवन है? वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। सो WB कितना है? 45 ग्राम। WA कितना है? सॉल्वेंट का वेट 600 ग्राम। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 2.2 केल्विन से क्या हो जाता है? कम, यानी कि डेल्टा TF की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है मुझे 2.2 केल्विन।
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ KF ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन kg पर मोल, राइट। यहां पे क्या इक्वेशन लगेगी, डेल्टा TF इक्वल। अब देखो जब तक हमें सॉल्यूट गिवन नहीं है या गिवन है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तब हम वांट ऑफ फैक्टर को 1 कंसीडर करते हैं, राइट। गिवन नहीं है इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो विल टेक I एज 1, ठीक है, इनटू KF इनटू मोलालिटी। अब यहां पे डेल्टा TF मुझे दे रखा है कितना, 2.2, सो दिस इज 2.2, I इज 1, KF इज 1.86 क्रॉस मोलालिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बट मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये 0 0 कैंसिल, ये डिवाइड बाय 100, ठीक है, 6 3 18 6 1 6। तो कितना हुआ आपका मोलर वेट, मोलर वेट हुआ 45 इंटू 10 इंटू 31 अपॉन 100 इंटू 2.2। अब देखो ये 10 से 10 गया, दिस बिकम्स 22 और ये 45 क्या होता है 22 के फैक्टर में अप्रॉक्स 2 के आसपास, और 2 इंटू 31 अप्रॉक्स 62 63 के आसपास होगा। सो ये करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 63.4 grams. So our correct option is B, would be 1. Clear? देखो यहां से सिंपली लग रहा है 22 का फैक्टर 45 by 22 close to 2 point something. So 2 point something into 31 would be approximately close to 62 and nearby values. तो इसमें nearest possible value किसका लग रहा है, फर्स्ट का। So first is our correct answer. चले बड़े आगे, next question. Ethylene glycol is used as an antifreeze to reduce freezing point of water to minus 2.4 degree C. What mass of antifreeze is required for 2 liter water? सबसे पहले तो CH2OH के होल ट्वाइस को हम क्या बोलेंगे, एंटीफ्रीज इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, या ऐसे बोल दो C2H6O2, ठीक है। अब C2H6O2 है, C2H6O2, तो सबसे पहले तो इसका मोलर मास निकाल लो, ठीक है, कितना हुआ 12 to 24 प्लस 6 प्लस 16 to 32, कितना हो गया ये 62। तो ये 62 तो क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, जो भी बोलो डिफरेंट यूनिट्स में। इसका हम यूज करते हैं पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस 2.54 डिग्री तक ले जाने के लिए, यानी 2.4 डिग्री सी का रिडक्शन करना है। हमको यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है वाटर का 2 लीटर, पूछा है भैया मास कितना यूज होगा, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे वही सर डेल्टा TF, सिंस इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो I का वैल्यू 1, KF टाइम्स मोलालिटी। डेल्टा TF कितना है अपने पास 2.4, हाउ मच इज KF 1.86, ठीक, इनटू अगेन मोलालिटी, हाउ मच मास पता लगाना है, डिवाइड बाय 62 क्या हो गया 62 अपना, है ना, मोलर मास, इनटू वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। अब वाटर है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 kg पर लीटर, तो 2 kg में 2 लीटर या 2 लीटर में 2 kg, ठीक है, क्लियर है ये चीज। यहां से वैल्यू पुट करेंगे जब, तो अपने पास आंसर आएगा 2.4 इंटू 62 इंटू 2 अपॉन 1.86, ठीक है। अब अगर यहां से डेसिमल हटाएं तो ऊपर 100 तो 62 10 3 8 24 8 2 16 16 इंटू 10 इज 160, और ये किस में होना चाहिए ग्राम्स में, तो करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन 160 ग्राम्स। क्लियर, चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर हैविंग मोलर मास। अब देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंसंट्रेशन टर्म पे भी आ रहे हैं, और उस कंसंट्रेशन टर्म को एज एन एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। यही हमको आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी चैप्टर में। हर चैप्टर का एक हीरो होता है, अमिताभ बच्चन होता है हर चैप्टर का, वो हमको आइडेंटिफाई करना है किससे,
क्वेश्चन के थ्रू। जब आप पिछले 6, 7, 8 साल के जो भी आप एक, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस करने हैं तो वी नीड टू टेक मोर क्वेश्चंस। सो जब भी हम देखेंगे पिछले 6, 7, 8 साल का जो ट्रेंड है, देयर इज अ कॉमन ट्रेंड एवरी 5 years, इट फॉलोज एंड देन इट चेंजेस। सो क्वेश्चन का पैटर्न, एग्जामिनेशन की टेक्निक, एग्जामिनर का माइंडसेट, ये हर 5 साल में क्या होता है, 5 से 6 साल, रफली 5 से 6 साल में चेंज होता है। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द हीरो ऑफ द चैप्टर। सो एवरी चैप्टर हैज सम हीरो विच इज हाईली प्रोबेबल कि वहां से क्वेश्चन बने। बट वंस अगेन नीट का एग्जाम है, एवरी सिलेबस, एवरी पार्ट, एवरी वर्ड ऑफ सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। सो हमको ये नहीं है कि किसी भी चीज को मिस करना है, बट हमको ये भी ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कहां से बनते हैं और उसके ऊपर धड़ल्ले से प्रैक्टिस करनी है। सो अगर आपको किसी भी ऐसे टॉपिक में एक्सपर्टीज चाहिए कि हम बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चंस कर पाए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट टेकिंग मच ऑफ आवर टाइम, बिकॉज टाइम इज प्रेशियस नीट एग्जाम में, तो उसके लिए हमको लगती है प्रैक्टिस। बहुत सारी चीजें एक साथ क्वेश्चन में कभी पूछ लेता है, कहीं यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है, कहीं पे हमको ये मेथड को फॉलो करके करना पड़ता है, कहीं मेथड की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, कहीं ऑप्शन देख के हम आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद नहीं रहती है, हम इनको प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी हैबिट बन जाती है, और हैबिट बन जाती है तो फिर हमको ये रेगुलर हमारे काम की तरह लगता है। सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। चले बेटा आगे देखें। 1 gram of polymer having molar mass 160,000 gram dissolves in 100 ml of water. So calculate osmotic pressure in Pascal at 27 डिग्री सेल्सियस। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो हमें आता है हम वही मेथड से करेंगे, लास्ट में जो यूनिट आएगी हम उसको पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे। कूल, चले। अब ये क्या कहता है कि मेरे को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई इक्वल टू ICRT, सिंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I का वैल्यू इज गोइंग टू बी 1, और वो कह भी नहीं रहा है कि मैं डिसोसिएट हो रहा हूं कि एसोसिएट हो रहा हूं, राइट। सो पाई का वैल्यू निकालना है, I का वैल्यू 1, कंसंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर। मोल्स कैसे निकालेंगे सर, गिवन मास ऑफ पॉलीमर अपॉन, ये हो गया मोलर मास ऑफ पॉलीमर, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। सो 800 डिवाइड बाय 1000, ये तो हो गई हमारी कंसंट्रेशन। आर का वैल्यू अप्रॉक्स 1/12 होता है लीटर एटीएम में, हम एटीएम में निकालेंगे पहले, इनटू टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300। सो आपका ये 30 से 30 गया, ठीक है, 3, 4, 12, 100, 20 से ये 20 गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1/16 इंटू 8432। दिस इज इन क्लोज टू ATM। अब अगर आपको यही चीज पास्कल में चाहिए तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1/16 इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये क्लोज टू 20 पास्कल या 19.5 पास्कल के आसपास आएगा। सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी 19.4। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज 19.4। ठीक है, आप ऐसे भी देख लो, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, यानी आपको यहां पे ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर एक 4 डिजिट नंबर या कुछ ऐसा नंबर बनाएंगे, 3 डिजिट नंबर बनाएंगे, ठीक है, और ऊपर 10 की पावर 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद बचता है अपना न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, उसको सॉल्व करने के बाद एक नंबर आएगा यूनिट प्लेस जो 10 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सो आंसर हमारा 10 डिजिट वाले ऑप्शन में आएगा। सो एक ही ऑप्शन है ऐसा, फर्स्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। अब यहां पे मोनोप्रोटिक एसिड दिया है, तो कैच क्या है क्वेश्चन का, वीक मोनोप्रोटिक एसिड, यानी कि यहां पे वांट ऑफ फैक्टर 1 नहीं होगा। और इवेंचुअली अपन से पूछा भी वो है, तो उसने हिंट क्या दे दी, उसने तो क्वेश्चन ही दे दिया कि यहां वांट ऑफ फैक्टर की आवश्यकता है। ये कहता है कि अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के कंसेप्ट से वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, I टाइम्स KF टाइम्स M। करेक्ट। डेल्टा TF कितना है मेरे पास 0.1। देखो फ्रीजिंग पॉइंट जो आता है वो डिक्रीज्ड वाला आता है, तो वो 0 से नेगेटिव आएगा अगर वाटर है तो। बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर आएगा तो वो 100 से हमेशा बढ़ा हुआ आएगा, तो वो प्लस आएगा। तो नया वाला बॉइलिंग पॉइंट माइनस पुराना वाला बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा TB, ठीक है। पुराना वाला बॉइलिंग पॉइंट
माइनस नया वाला, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, पुराना वाला फ्रीजिंग पॉइंट माइनस नया वाला फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी डेल्टा टीएफ। या इवेंचुअली आप तो डिफरेंस देखो जीरो से कितना दूर है, 0.1 दूरी पे, तो 0.1 डेल्टा टीएफ हो गया। आई का वैल्यू हमने आई ले लिया, केएफ का वैल्यू दे रखा है 1.86। अब मोलालिटी मेरे को दे रखी है 0.04। सो आई वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 1.86। तो ये तो गया, कितना हो गया ये 10/4, 5/2 टू 186/100। ठीक है, ये हो गया 500/2612, 372। ठीक है, तो 1.34 के अप्रॉक्स आ जाना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी 1.34। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर। चलें बढ़े आगे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में न्यूमेरिकली हमको करेक्ट होना पड़ेगा, राउंड ऑफ करके नहीं कर सकते, यू नीड टू सॉल्व इट एग्जैक्टली। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 molal containing a non-electrolyte solute in benzene, मतलब want of factor 1 होगा। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द डिप्रेशन निकालना है, बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ही निकालना है, यानी वी नीड टू कैलकुलेट डेल्टा टीएफ which is again kf into molality. kf is how much, 5.12। मोलालिटी कितना है मेरे पास, मोलालिटी दे रखा है 0.078। यही आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगा, सिंपली अप्रॉक्स 0.39 के अप्रॉक्स ये आंसर आएगा। सो इसके अप्रॉक्स आंसर कौन सा है, 0.40 केल्विन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, द प्रॉपर्टी इज गिवन एज मास इन 250 ml ऑफ वाटर। चलो ये तो हो गया मास बाय वॉल्यूम हो गया किसका, ग्लूकोज का। 10 ग्राम यूरिया किसमें, अगेन 250 ml ऑफ वाटर में, एंड 10 ग्राम सुक्रोस वो भी 250 ml वाटर में। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें, हमको बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर का सीक्वेंस देखना है, वैल्यू नहीं निकालनी है। तो पाई क्या होता है, CRT, और अगर टेम्परेचर सबका सेम ही है, कुछ गिवन नहीं भी है और टेम्परेचर सबका सेम है, सो RT इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज नॉट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ पाई। सो पाई की वैल्यू कौन अफेक्ट कर रहा है, C, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म। अब ये कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी, और वो भी कौन सी वाली कंसंट्रेशन टर्म, मोलर कंसंट्रेशन। तो मोलैरिटी जिसकी ज्यादा होगी वो पाई सबसे ज्यादा होगा, दैट्स इट, इतना ही चेक करना है। और पाई के लिए हमको C चेक करना है, और C क्या होता है, वेट बाय मोलर वेट, नीचे वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। अब यहां भी एक चीज ऑब्जर्व करो कि वेट सबका सेम है और वॉल्यूम सबका सेम है और 1000 सबके लिए कांस्टेंट है। तो ये रेशियो क्या है, ये नंबर तीनों सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा, सेम। तो कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मोलर वेट के, यानी सर जिसका मोलर वेट सबसे ज्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होगी, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा, सिंपल एज दैट। हमको यहां पर पाई को C से रिलेट करना है, C खुद मोलर वेट से रिलेटेड है। देखो C हम सबका निकालते, वेट भी लगाते, वॉल्यूम भी लगाते, बट जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू नहीं चाहिए, और जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि W/V का रेशियो सबके लिए क्या है, सेम है। तो वो फैक्टर नहीं बताएगा कौन ज्यादा है कौन कम है, क्योंकि वो तो सेम है। मोलर वेट जितना ज्यादा होगा कंसंट्रेशन उतनी कम, कंसंट्रेशन जितनी कम ऑस्मोटिक प्रेशर उतना कम। तो बताओ तीनों में से मोलर वेट सबसे पहले ग्लूकोज का देख लेते हैं, दिस इज 180 ग्राम पर मोल, यस। आपका यूरिया 60 ग्राम पर मोल, आपका सुक्रोस 342 ग्राम्स पर मोल। सो हायर मॉलिक्यूलर वेट किसका है, आपके सुक्रोस का, ठीक है। उसके बाद किसका है, ग्लूकोज का, और सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, यूरिया का। तो अपन का सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका, यूरिया का, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा यूरिया का। सो P2 हो जाएगा मेरा सबसे ज्यादा। उसके बाद बारी ग्लूकोज के सॉल्यूशन की विच इज P1, एंड लास्टली सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा,
सुक्रोज का। सो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी सेकेंड। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2। इस कंडीशन पे आपसे क्या पूछ रहा है वो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी कंडीशन पर उनके प्योर वेपर प्रेशर हमको दे रखे हैं और बोल रखा है कि इनके मोल रेशियो या मोलर रेशियो कितने हैं, 3:2। यानी कि आपके बेंजीन और ऑक्टेन के मोल का रेशियो क्या है, 3:2। तो अगर मैं बेंजीन के मोल को 3x मान लूं तो ऑक्टेन का कितना हो जाएगा, 2x। यस और नो? तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हुआ, 3x अपॉन 3x प्लस 2x, 3/5। और यहीं से ऑक्टेन का कितना हो जाएगा, 2/5। तो क्या है अपना राउल्ट्स लॉ का नियम, PS इक्वल टू P बेंजीन नॉट X बेंजीन नॉट प्लस P ऑक्टेन नॉट X ऑक्टेन नॉट। अब ये हमको दे तो रखा है कि बेंजीन और ऑक्टेन ये अपन मिला रहे हैं, ठीक है। जब तक हमको ऐसा कुछ कंडीशन ना दे रखा हो कि हमें वहां पर कुछ ऐसा कैच हो कि भाई दिस इज अ पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन या दिस इज अ नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, वी विल कंसीडर रॉल्ट्स लॉ एप्लीकेबल एट ऑल कंसेंट्रेशन, राइट। तो यहां पे हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। सो PS कितना हो जाएगा, PA नॉट XA या PB नॉट XB प्लस PO नॉट X नॉट। अब यहां पे बेंजीन का कितना है, 280। सो 280 इंटू 3/5 प्लस आपका ऑक्टेन का कितना है, 420 इंटू 2/5, ठीक है। 5 5 25, 3 6 18, 168 प्लस ये 5, ये भी 168, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 336 mm ऑफ मरकरी। तो करेक्ट ऑप्शन कितना होगा मेरे पास, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कहता है हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग अपैरेटस। यस, जब हम अंडर वाटर जाते हैं, डाइविंग सूट्स पहनते हैं, तो वहां पे नाइट्रोजन की क्योंकि सॉल्युबिलिटी है अच्छी खासी, अमाउंट भी ज़्यादा है, तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में हाई प्रेशर की वजह से डिसॉल्व होती है। तो वो डिसॉल्व ना हो, है ना, बेंट की दिक्कत ना आए, वो डिसॉल्व ना हो, सो वी ऐड हीलियम सो दैट हीलियम कैन बी एडेड। और हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है, तो हमारे को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ना हो, हमारे को बेंट कंडीशन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए ड्राइविंग apparatus में हीलियम ऐड करते हैं। सो अवर असर्शन इज ट्रू, ठीक है। रीजन, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं, हीलियम की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन में कम होती है, हीलियम उतनी ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है O2 में। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। चले, तो ये था बेटा अपना लिक्विड सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे 3 चैप्टर डिस्कस किए, वन इज मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड इज रिडॉक्स रिएक्शन एंड लास्ट वाज लिक्विड सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन डिस्कशन के जो हमने जिस भी तरीके से, जिस भी मेथड से क्वेश्चंस को किया है, जरूरी नहीं हम उसी मेथड से क्वेश्चन को करें, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। इवेंचुअली द बेटर पार्ट एंड बीइंग बेटर इन एनी सब्जेक्ट इन एनी टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। तो अभी आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएं, ज्यादा से ज्यादा सवालों को करें विदाउट थिंकिंग क्वेश्चन सही है कि गलत है। क्वेश्चन सही गलत का एनालिसिस आप क्वेश्चंस को करने के बाद देखें कि मेरी गलती कहां हुई है, और एनालाइज करें कि ये जो मैंने गलती की है ये मैं रिपीट नहीं करूंगा नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चन में या किसी भी और क्वेश्चन में। तो अपनी गलतियों को पकड़ें, नेगेटिव मार्किंग से बचें, और जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है उतने ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अगर आपको 180 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में करने हैं तो 180 क्वेश्चंस का मतलब है कि उसके 5 टाइम्स आप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस एटलीस्ट एग्जाम से पहले करें ही, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जिससे आपको परफेक्शन आएगा। और एक बार PYQ का एनालिसिस भी जरूर करें कि देखें कि पिछले सालों में, पिछले 5 से 6 सालों में क्वेश्चन कैसे आया है, कहां से आया है, हु इज द हीरो ऑफ द चैप्टर, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हुए। पढ़ना सब है क्योंकि सिलेबस
जितना दे रखा है उसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। यू कैन नॉट जज कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, बट आप ये नहीं कह सकते कि जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।